नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग 3 जनवरी 2026 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य को 33 वर्ष बाद फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है? 33 वर्ष बाद फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा किसको दिया गया है? तो हमारा गुजरात राज्य को दिया गया है। देखिए, गुजरात में आखिरी बार बाघ की पुष्टि कब हुई थी? तो हमारा 1989 में हुई थी, जब एक बाघ का पगमार्क मिला था। उसके बाद राज्य को टाइगर स्टेट का दर्जा खोना पड़ा था, क्योंकि बाघ विलुप्त हो गए थे। उसके बाद 33 वर्षों के बाद 2025 में फिर से इसे टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में शरद चंद्र पवार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? शरद चंद्र पवार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हमारा बारामती में किया गया है। देखिए, केंद्र का उद्घाटन बारामती, जो कि महाराष्ट्र के पुणे जिले में है, में 28 दिसंबर 2025 को किया गया। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने 25 करोड़ रुपए का फंडिंग योगदान दिया था। बारामती को टीयर 3 शहर से एआई हब बनाने की दिशा में कदम। अडानी ने कहा, युवा एआई के बिल्डर बने, न कि सिर्फ यूजर। यह महाराष्ट्र के विकास और भारत की एआई क्षमता को बढ़ावा देगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? ठीक है, तो गोंडा जिले में स्थित है हमारा कौन? पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य। इसी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा जिले के उत्तर प्रदेश में स्थित है। अभयारण्य में पार्वती और अर्गा नाम की 2 झीलें हैं। दिसंबर 2025 के अंत में केंद्र सरकार ने इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने इसकी घोषणा की। इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? वह ऐसा इलाका होता है जो किसी अभयारण्य या नेशनल पार्क के आसपास घोषित किया जाता है, ताकि बड़े उद्योग, खनन एवं प्रदूषण वाले कामों पर रोक लग सके और वन्य जीव प्रकृति सुरक्षित रहे। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में जस्टिस मिशन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किस देश ने शुरू किया है? तो हमारा चीन देश ने शुरू किया है जस्टिस मिशन 2025। यह पूरा चीन है, ठीक है। यहाँ पर ताइवान है, ताइवान के चारों ओर क्या है? चीन जस्टिस मिशन 2025 का सैन्य अभ्यास करके ताइवान को डराने का प्रयास कर रहा है। क्यों कर रहा है? आइए पढ़ते हैं। देखिए, चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जैसे भारत कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है। ताइवान की सरकार और वहाँ के कई लोग खुद को अपना अलग देश मानते हैं और इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण आज़ादी की बात करते रहते हैं। अमेरिका ताइवान को हथियार बेच रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है और ताइवान मजबूत बन रहा है। इससे ताइवान को लगता है कि हम चीन से अलग रह सकते हैं, उससे लड़ भी सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। यानी अलग होने या चीन के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत उसे मिल रही है, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। तो वहीं चीन को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और वह सोचता है कि अमेरिका ताइवान को भड़का रहा है, इसीलिए गुस्से में इतना बड़ा सैन्य अभ्यास करके वार्निंग दे रहा है कि कोशिश मत करना, वरना हम एक झटके में सब कुछ खत्म कर देंगे। ठीक है, तो जस्टिस मिशन 2025 का सैन्य अभ्यास कौन कर रहा है? तो हमारा चीन देश कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, नरसपुरम लेस क्राफ्ट, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? नरसपुरम लेस क्राफ्ट तो हमारा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, हाल ही में दिसंबर 2025 के अंत में नरसपुरम लेस क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, जो महिलाओं द्वारा हाथ से बनाई जाने वाली नाजुक लेस यानी झालरदार कपड़ा है। नरसपुरम लेस क्राफ्ट आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में नरसपुरम, पालाकोल और आसपास के इलाकों से संबंधित है। दिसंबर 2025 में भारत सरकार ने इसे आधिकारिक जीआई टैग प्रदान किया। जीआई टैग से स्थानीय कारीगरों को आर्थिक लाभ और मान्यता मिलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने हाल ही में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया है? पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो हमारा चांदीपुर ओडिशा में किया है। ठीक है, चांदीपुर ओडिशा में किया है। डीआरडीओ ने पिनाका नाम का एक नया रॉकेट बनाया है, जो 120 किलोमीटर दूर तक बहुत सटीक तरीके से दुश्मन को मार सकती है। 29 दिसंबर को इसका पहला सफल टेस्ट ओडिशा के चांदीपुर में किया गया।
रॉकेट उड़ा, पूरा टारगेट को हिट भी किया, सब कुछ परफेक्ट रहा। ठीक है, इससे भारतीय सेना की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंद और अनीश गिरी ने जीता है। देखिए, ग्लोबल चेस लीग 2025 का फाइनल मुंबई में हुआ था। आर प्रज्ञानंद और अनीश गिरी वाली टीम जो थी, फाइनल में दूसरी टीम को बहुत बुरी तरह से हरा दिया और इस खिताब को अपने नाम कर लिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है? तो हमारा 3 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस हर साल 3 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन हम याद करते हैं कि स्वस्थ दिमाग और अच्छी भावनाएं मजबूत शरीर बनाती हैं। नए साल की शुरुआत में योग ध्यान करके खुद का ख्याल रखने का संकल्प लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2026 को निम्न में से किसका 68वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का 68वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, DRDO का। देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी, इसीलिए 1 जनवरी 2026 को इसका 68वां स्थापना दिवस मनाया गया। DRDO भारत की रक्षा तकनीक और हथियारों के विकास का प्रमुख संगठन है। अगला प्रश्न है, अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को किस देश के द्वारा कानूनी अधिकार दिए गए हैं जिससे वे दुनिया के पहले कीट बन गए हैं, कानूनी अधिकार पाने वाले हैं? ठीक है, तो हमारा पेरू देश ने दिया है। आप इमेज देख सकते हो वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है पेरू देश। तो अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को पेरू के कुछ नगर पालिकाओं ने कानूनी अधिकार दिए हैं। ये दुनिया में पहली बार किसी कीट को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है, जिससे उन्हें जीने, बढ़ने, स्वस्थ पर्यावास और प्रदूषण से मुक्त रहने का अधिकार मिल गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा तेजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए, दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान के नए कमांडर इन चीफ एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को बनाया गया है। ये 1 जनवरी 2026 से यह पद संभाल रहे हैं। वो बहुत अनुभवी फाइटर पायलट हैं जिनके पास 4500 घंटे से ज़्यादा उड़ान भरने का एक्सपीरियंस है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप शुरू की गई है? तो हमारा बेंगलोर शहर में शुरू की गई है। ठीक है, देखिए, 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं, 31 दिसंबर 2025 से बेंगलोर में अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में शुरू हुई है, जो कि 4 जनवरी 2026 तक चलेगी। इसमें देश भर के 26 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 70 टीमें, लगभग 1000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो हमारा नागेश कपूर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नागेश कपूर को नियुक्त किया गया है भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख। हाल ही में एयर मार्शल नागेश कपूर को भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। उन्होंने 1 जनवरी 2026 को यह पद संभाला। एयर मार्शल नागेश कपूर एक अनुभवी फाइटर पायलट हैं जिनके पास 3400 घंटे से ज़्यादा उड़ान का अनुभव है। वे पहले दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान के कमांडर थे और ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सर्वोच्च युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारतीय वायुसेना ट्रेनिंग कमांड का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो हमारा S श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। देखिए, भारतीय वायुसेना के ट्रेनिंग कमांड, जहां नए पायलटों की ट्रेनिंग दी जाती है, के प्रमुख के रूप में एयर मार्शल सीतेपल्ली श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। वे 1 जनवरी 2026 से इस महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत हैं। एयर मार्शल श्रीनिवास एक बहुत अनुभवी फाइटर पायलट हैं और पहले भी कई बड़े पदों पर रह चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में उस्मान ख्वाजा किस खेल से संबंधित थे जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो वे क्रिकेट खेल से संबंधित थे। कौन? उस्मान ख्वाजा। उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ओपनिंग बैट्समैन हैं। हाल ही में जनवरी 2026 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया।
उनका आखिरी मैच सिडनी में एशेज सीरीज का होगा। चलिए अगला प्रश्न है भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और किस शहर के बीच चलाया जाएगा? तो हमारा गुवाहाटी और कोलकाता शहर के बीच चलाया जाएगा। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलाई जाएगी। ये जनवरी 2026 में शुरू होगी। पीएम मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। ये लंबी दूरी की रात की यात्रा के लिए बहुत आरामदायक और तेज है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे IFFCO साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? IFFCO साहित्य सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारा मैत्री पुष्पा को। किसको? मैत्री पुष्पा को सम्मानित किया गया है। IFFCO साहित्य सम्मान 2025 से मशहूर हिंदी लेखिका मैत्री पुष्पा को सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें ग्रामीण जीवन, महिलाओं की कहानियों और सामाजिक बदलाव पर लिखी किताबों के लिए मिला है। समारोह 30 दिसंबर 2025 को दिल्ली में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया है? तो हमारा बुल्गारिया जो देश है 21वां सदस्य बन गया है यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा स्वीकार करने वाला। इमेज आप देख सकते हो बुल्गारिया देश कहाँ पर है। देखिए बुल्गारिया यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया है। ये 1 जनवरी 2026 को हुआ जब बुल्गारिया ने अपनी पुरानी मुद्रा लेव को छोड़ करके यूरो शुरू कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।